हम्म। आचार्य जी, मेरा सवाल अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके पुरुषों को मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और कानूनी तरीके खोज कर वो मानसिक तौर पर इमोशनल ब्लैकमेल करके और विक्टिम कार्ड खेल के उनको प्रताड़ित कर रही हैं। इसमें मेरा सवाल यह है कि क्या ये वाकई में कोई स्वतंत्र महिला है या फिर ये भी एक तरीके से अंधविश्वास से ग्रस्त स्त्री है। एक दमित स्त्री में और एक मुक्त भ्रमित स्त्री में क्या वास्तविक अंतर होते हैं, मैं वो आपसे जानना चाहती हूँ। बढ़िया, बैठिए। थैंक और अच्छा है कि एक महिला ने ये प्रश्न किया, पुरुष ने नहीं किया, क्योंकि पुरुषों में ये अभी बड़ा फैशन है कि ये आधुनिक महिलाएं बिगड़ गई हैं और हम्म, तमाम तरीके से ये पुरुषों का शोषण कर रही हैं। देखिए, जो आधुनिक लड़की है ना, महिला, उसकी एक अजीब सी स्थिति हो गई है। जो जो पुरानी स्त्री रही है, उसको कभी ये बोध ही नहीं था कि उसको जो पारंपरिक जिंदगी दी जा रही है वो दमन की है, संकीर्णता की है, उसकी संभावनाओं को बाधित करती है। उसको पता ही नहीं था, उसको लगता था यही जिंदगी है, ऐसे ही जीना होता है, और वो उसी में अपना संतुष्ट रह जाती थी। हम्म। जैसे दादियां पुरानी, उनको ये थोड़ी रहता था कि अरे घर की चार दीवारी में ही हम पड़े रह गए, हमने कभी कुछ किया नहीं। उनको ये विचार, ये कल्पना, ये संभावना भी नहीं उठती थी कि कुछ किया जा भी सकता है। तो वो अपना घर में है और जो भी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में वो अपना काम कर रही हैं, उनको कुछ दिक्कत होती नहीं थी। पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी अक्सर। तो शेष विश्व कैसे काम करता है और वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या विचार है, कैसे आंदोलन रहे हैं, ये सब भी वो जानती ही नहीं थी। उन्हें कुछ नहीं, तो उनका अपना काम ठीक चलता था। अब जो आधुनिक महिला है वो जान गई है, वो पढ़ी लिखी है, और उसको पता चल गया है कि भारत का इतिहास क्या है, दुनिया का इतिहास क्या है। उसके सामने आंकड़े आ गए हैं प्रमाण के तौर पर, और उसकी आंखें कुछ खुल गई हैं, तो अपने चारों ओर देख भी पाती है कि ये सचमुच चल क्या रहा है ज़मीन पर। उसको ये सब दिखाई पड़ता है, और दिखाई उसको ये पड़ता है कि पुरुषों ने बड़ा शोषण करा है। यही उसके दिमाग में आता है, क्योंकि जो किताबें भी हम पढ़ते हैं वो कोई बहुत आध्यात्मिक लोगों ने तो लिखी नहीं है। मान लीजिए आप समाजशास्त्र की कोई किताब पढ़ रहे हो, इतिहास की पढ़ रहे हो, वो हो सकता है कि उस क्षेत्र के विद्वानों ने लिखी हों, लेकिन वो विद्वान भी कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत परिपक्व तो होते नहीं है। तो वो भी जो बात करते हैं अक्सर, वो बात द्वैत की भाषा में होती है। हम्म। शोषक शोषित, ये डाइकोटोमी आपको दिखाई जाती है कि महिला है और महिला का पुरुष ने इतिहास में सदा से ऐसे दमन करा, ऐसे शोषण करा है। तो जो मॉडर्न लड़की होती है उसके मन में ये कहानी, ये नैरेटिव बैठ जाता है कि मेरा तो एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ है और पैट्रियार्की जिम्मेदार है, और मेरा तो एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ है। ये बात उसके मन में बैठ जाती है। ये बात एक तल पर सही भी है, सही भी है, पर ये आखिरी बात नहीं है। इसके आगे और भी बातें होती हैं। वो और जो बातें होती हैं वो हमें किताबों में मिलती नहीं है। तो अभी जो जो मॉडर्न लड़की होती है उसकी हालत ये होती है कि एक तरफ तो वो अभी पुरानी व्यवस्था से जुड़ी हुई है, वो बहुत आजाद सचमुच हो नहीं गई है। वो ऐसी नहीं हो गई है कि उसने अतीत को पूरा ही त्याग दिया हो। वो अधजगी है, ठीक है, वो अधजगी है। उसने पूरा नहीं त्याग दिया, उसे अतीत की परंपराएं कुछ अभी भी चाहिए, पर वो वाली चाहिए जो अब सुविधाजनक है। वो वाली चाहिए जिसमें उसका भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो वो सब उसको चाहिए है अभी। लेकिन साथ ही साथ उसके मन में दुनिया के प्रति, पुरुषों के प्रति एक एक नफरत बैठ गई, एक जहर बैठ गया है। ये लोग गड़बड़ होते हैं, और अब वो डरी हुई भी रहती है और हिंसक भी रहती है। वो डरी भी रहती है और हिंसक भी रहती है। डरी ये रहती है कि पुराने समय में जिस तरीके से महिला का शोषण करा है पुरुष ने, कहीं मेरा भी ना हो जाए। और वो इस कदर डरी रहती है कि
जहां शोषण नहीं भी हो रहा वहां उसको लगता है कि हो रहा है, और डर के साथ आक्रामकता चलती है तो वो आक्रामक हो जाती है। वो ऐसी आक्रामक हो जाती है कि आप उसके साथ आप मजाक भी नहीं कर सकते। आप मजाक भी करो तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं इसकी भावनाओं को ठेस ना लग जाए, क्योंकि वो हर चीज को अब बस एक्सप्लॉइटर एक्सप्लॉइटेड डाइकोटमी के फ्रेमवर्क में ही देखती है। वो अब अपनी नजरों में एक जबरदस्त विक्टिम बन चुकी है, और जब आप विक्टिम अपने आप को घोषित कर देते हो ना, तो आपको हर तरह की हिंसा करने का हक मिल जाता है। आप कहते हो मेरे साथ अतीत में बहुत बुरा किया है पुरुषों ने, तो अब अगर मैंने पलट के पुरुषों का कुछ बुरा कर दिया तो कुछ गलत थोड़ी ही किया। अतीत में मेरे साथ पुरुषों ने बहुत बुरा किया है, पूरे समाज ने बहुत बुरा किया है, तो अब मैं अगर पलट करके हिंसा कर देती हूं तो मैंने गलत क्या किया? हिसाब ही तो बराबर करा है। यह स्थिति हो गई है। अब यहां तक तो हमें हमारी शिक्षा ने बता दिया कि अतीत में पुरुष हावी रहा है और स्त्री एक तरह से बंधक रही है, और ये सारी बातें बता दी। लेकिन ये नहीं बताया कि इसके आगे अब होना क्या चाहिए। ये हमारी शिक्षा ने नहीं बताया। इतना बता के छोड़ दिया कि देखो, द हिस्टोरिकल पोजीशन ऑफ विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज बीन लाइक दिस दिस एंड दिस। इतना बता के छोड़ दिया। किसी को इतना बता के छोड़ दोगे तो उसके मन में हिंसा, नफरत, डर, जहर, ये सब तो आएगा ही आएगा ना। तो ये उसके भीतर आ गया है। पुरुष उसको अब, कोई भी पुरुष हो, वो उसे अब शत्रु की तरह ही लगता है। ये जो भी है, ये है तो मेल ना, तो ये गलत ही होगा, ये गलत ही होगा। और कोई पुरुष ऐसा भी हो जिसके सामने सर झुकाया भी जा सकता, वो उसके सामने भी नहीं झुकाएगी, क्योंकि उसके लिए हर पुरुष अब एक प्रतिद्वंदी है, शत्रु है। एक तरह की क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दी है कि ओ मेल है ना, नो नो नो, मेल है तो अच्छा नहीं हो सकता, मेल है तो अच्छा नहीं हो सकता, गड़बड़ी होगा। ये होता है अधूरा ज्ञान। इसके आगे की जो बात है वो बताई नहीं गई। आगे की बात यह है कि पुरुष ने तुमको देह बना बना करके बंधक बना दिया। पुरुष ने तुमको बंधक बनाया, स्त्री की देह कह कर करके। तो मुक्ति यह है कि तुम अब देह बनकर न जियो। पर वो पहले भी एक स्त्री थी जो कि पुरुष की दासी थी, और उससे पलट करके, उससे विपरीत जाकर के अब हिसाब बराबर करने के लिए वो अभी भी रहना एक स्त्री ही चाहती है, पर पुरुष की स्वामिनी बनकर। कहती है ऐसे हिसाब बराबर हो जाएगा। पहले तुमने हमें दबाया, अब हम जिस भी तरीके से होगा तुम्हारी बराबरी कर रहे हैं। इक्वालिटी की बात होती है ना फेमिनिज्म में, कहते हैं अब हम बराबरी कर रहे हैं तो अब हम तुम्हें भी दबा सकते हैं। पर दोनों ही हालत में, पहले हो चाहे अब हो, आइडेंटिफाइड तो मैं अपने जेंडर से ही रहूंगी और अपनी बॉडी से ही रहूंगी। ये है हालत। तो अगर आप आइडेंटिफाइड अभी भी अपनी बॉडी से हो तो वास्तव में कुछ बदला है नहीं। आपने बस ये करा है कि एक्सप्लॉइटेड का रोल छोड़ करके अब आप कह रहे हो कि मौका मिलेगा तो हम भी एक्सप्लॉइट कर लेंगे। आपने रोल बदला है, सेंटर नहीं बदला अपना। बात आ रही है समझ में? और जो अपने आप को विक्टिम कह लेता है ना, वो जानबूझ करके अपने भीतर की संवेदनशीलता मारने लग जाता है। वो कहता है कि मैं अभी तक विक्टिम रहा हूं, शोषित रहा हूं, तो अब आगे तो मुझे मारना पीटना है। तो भीतर से फिर कठोर हो जाता है, कठोर। और कठोर होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि स्त्री को नाजुक, कोमल, मुलायम होना चाहिए। किसी के लिए भी भीतर से कठोर होना अच्छी बात नहीं है। हालत यह हो गई है कि जो बहुत सारी हैं जो अपने आप को, जिन्होंने बहुत हो सकता है फेमिनिज्म पढ़ा भी ना हो, पर एक चलन है अपने आप को रेडिकल फेमिनिस्ट बोलने का, वो ऐसी हो गई हैं कि पुरुष कहीं पड़े हो, उनका खून बह रहा हो तो उनको बचाने भी ना जाएं। सूट सिम फाइन।
इसने ना जाने कितनी औरतों का इतिहास में खून बहाया है, अभी सड़क पे पड़ा है, दुर्घटना हो गई है, मरने दो इसको। पुरुष है ना। ये भी तुम क्या बनकर सोच रही हो? स्त्री की देह बन के ही सोच रही हो ना। तो इंसान तो पहले तुमको किसी ने नहीं बनने दिया, अब तुम खुद को इंसान नहीं बनने दे रही। जबकि वास्तविक मुक्ति है कि देह स्त्री की हो पुरुष की हो, तुम बन इंसान जाओ। ये वास्तविक मुक्ति होती है। पुरुष आक्रामक रहा है, हिंसक रहा है, तुम कह दो बराबरी का मतलब यह है कि मैं भी आक्रामक हो जाऊंगी, बर्बर हो जाऊंगी, हिंसक हो जाऊंगी। पुरुषों ने विश्व युद्ध लड़े हैं, मैं भी विश्व युद्ध लड़ूंगी। ये कौन सी बराबरी है? विवाह में आमतौर पर ऐसा चला है कि पुरुषों ने स्त्रियों को मारा है। दहेज हत्याएं हम जानते हैं। तो अब यह होने लग गया है कि मैं ऐसा उसके ऊपर मानसिक दबाव बना दूंगी कि वो लटक भी जाए, लटक भी गया तो ठीक। तुमने भी तो न जाने कितनी लड़कियों को दहेज के लिए जलाकर मारा था ना। तो थोड़ा सा तुम पे भी पलटकर वापस आना चाहिए। ये कैसा विचार है? आधुनिकता आपको मुक्ति नहीं देगी। अगर आप महिला हैं तो आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ आधुनिक आप व्यवहार करने लग जाएं, आधुनिक कपड़े पहनने लग जाएं, भाषा शैली ये सब आपकी आधुनिक हो जाए, तो उससे आप आधुनिक नहीं हो जाते। मॉडर्निटी की जो शास्त्रीय परिभाषा है वो भी है फ्रीडम ऑफ थॉट से संबंधित। फ्रीडम केंद्रीय बात है। जो भीतर से मुक्त हुआ बस वही मॉडर्न है। अगर आप अपने आप को मॉडर्न बोलना चाहती हैं तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जो आध्यात्मिक है सिर्फ वही मॉडर्न है। हाँ, ये कैसी बात? आध्यात्मिक लोग तो पीछे वाले होते हैं ना, बाबा जी की लुंगी टाइप। हमने तो यही देखा है, आध्यात्मिक माने वो जो आज से 1000 साल पहले के कपड़े पहन के चले और आज की सबसे मॉडर्न महंगी गाड़ी में। लेकिन कपड़े होने चाहिए 1000 साल पहले के, तभी तो वो आध्यात्मिक कहलाता है। नहीं, आधुनिक अधुना से आता है। अधुना माने अभी। अभी जो तथ्यों में जीता है वो आधुनिक है। जो सत्य का सम्मान करता है वो आधुनिक है। जो अतीत का कूड़ा नहीं ढो रहा वो आधुनिक है। जो मूर्खता से मुक्त है, चाहे वो मूर्खता परंपरा की हो चाहे शरीर की हो, जो मुक्त है वो आधुनिक है। पुरुष बेवकूफी करते रहे हैं, वही बेवकूफियां आप भी दोहराएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष रिश्तों में शोषक रहे हैं, कठोर रहे हैं, आप भी रिश्तों में शोषक हो जाएं, कठोर हो जाएं तो आप आधुनिक नहीं हो गई। पुरुष चालाकी कर करके और कलाइयां उमेठ उमेठ के दहेज वसूलते रहे हैं, आप भी किसी की कलाई मरोड़ के एलिमनी वसूलें तो आप आधुनिक नहीं हो गई। बात समझ में आ रही है? ये टिट फॉर टैट वाला मामला आपको आधुनिक नहीं बना देगा। पहले स्त्री के शरीर की कमजोरी का इस्तेमाल करके पुरुष कहता था कि, क्योंकि तब बहुत ज्यादा एनर्जी का कोई सोर्स होता नहीं था, तो मस्कुलर एनर्जी बड़ी बात होती थी। मस्कुलर एनर्जी पुरुष के पास ज्यादा है, तो वो स्त्री को कह सकता था कि तुम ये छोटे मोटे काम करो, बड़े काम खेत के हैं वो मैं करता हूं। तुम घर का सफाई वफाई करो, खाना वाना बनाओ, ये छोटी एनर्जी का काम है। बड़ी एनर्जी का काम है हल चलाना, वो मैं करूंगा।
तो स्त्री के शरीर का इस्तेमाल करके पुरुष उसको दबा लेता था, उस पर छा जाता था। अब आधुनिकता के नाम पर आप अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो, वेपनाइज करो, क्योंकि वासना के तल पर पुरुषों को ज्यादा आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है स्त्रियों की तुलना में। तो कहो, जिस शरीर की कमजोरी का तूने फायदा उठाया है, मैं उसी शरीर का इस्तेमाल करके सेक्सुअल तरीके से तुझको दबा दूंगी। तो ये आधुनिकता नहीं हो गई? और ये आधुनिकता के नाम पर खूब चल रहा है, सेक्सुअलिटी का वेपनाइजेशन। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। झुकेगा बंदा, झुकेगा। कैसे नहीं झुकेगा? सेक्सी बॉडी दिखाऊंगी, झुकेगा। और फिर मैं जो चाहूंगी करेगा। मुझे पैसे चाहिए होंगे, पैसे भी देगा, इज्जत भी देगा, ताकत भी देगा, सब देगा। ये शरीर नहीं है, ये हथियार है। और यही पहले मेरी कमजोरी थी, लायबिलिटी थी, अब यही मेरा वेपन है। ये आधुनिकता नहीं है। ये तो जो पुराना ही काम चल रहा था वही चल रहा है, बस सिक्का पलट दिया आपने। पर सिक्का वही आदिम पुरातन पाशविक सिक्का ही चला रहे हो आप। क्या किया? बस सिक्के को ऐसे पलट दिया है। हम्म आप आप गीता पढ़ती हो, आप खुद भी मुक्त जियो और दूसरे को भी मुक्ति दो। ये आधुनिकता है। न किसी से डरेंगे, न किसी को डराएंगे, न किसी से दबते हैं, न किसी को दबाएंगे। ये आधुनिकता है। हाँ, प्रेम है अगर और सच्चाई है अगर, तो जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, लेकिन डर के नहीं, दब के नहीं। जितना परंपरा से कोई स्त्री करती आई है दूसरे के लिए, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आधुनिक होने का यह मतलब नहीं है किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करना। जितना आज तक होता आया है, ये तो छोड़ो कि उसकी बराबरी करेंगे, हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं किसी दूसरे के लिए, लेकिन सिर्फ बोध में करेंगे, प्रेम में करेंगे, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करेंगे जो इस लायक है कि उसके सामने सर झुका सको। सेवा करना कोई कोई हीन बात नहीं होती है, पर सेवा करने में और दासता करने में अंतर होता है। समझ में आ रही है बात? मुक्ति का मतलब अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के लिए किसी आधुनिक विचारधारा का या प्राचीन ग्रंथ का अर्थ कर लेना नहीं होता। मुझसे आकर कुछ बोलते हैं देखिए, बाकी सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मैं छात्र हूं आपका गीता में, लेकिन मेरी पत्नी जी, जिन्हें मैंने ही जोड़ा था, वो बाहर का काम तो कभी कुछ करती ही नहीं थी पूरी जिंदगी। कभी जिंदगी में उन्होंने बाहर कुछ करा नहीं, और कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। मैंने भी ना उनको और पढ़ाया, ना प्रेरित करा कि तुम जाओ बाहर नौकरी वगैरह करो। तो बाहर नौकरी करना तो कभी है ही नहीं समीकरण में। हाँ, घर का काम वो कुछ कर लिया करती थी, तो अब वो घर का काम भी नहीं करती। ये उन्होंने गीता का अर्थ समझा है। ये उन्होंने गीता का अर्थ समझा है कि बाहर का भी कुछ नहीं करेंगे और घर का भी कुछ नहीं करेंगे। ये तो मेरे मत्थे मत डाल देना। मैं तो संघर्षों में उतरने के लिए बोलता हूं ना। मैं सीमाओं को चुनौती देने के लिए बोलता हूं। मैं कहता हूं निकलो, संघर्ष करो, या मैं कहता हूं कि और ज्यादा आराम करो। और जिन्हें जिंदगी में अच्छा होना होता है, वो
भले ही जान भी जाएं कि तथ्य है कि कोई किसी दूसरे ने हमारा नुकसान करा है, पर वो बहुत दिनों तक दूसरे को दोष देते नहीं बैठे रहते। वो कहते हैं हटाओ, अब जो हुआ सो हुआ, मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे देखना है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। वो यही नहीं कहते रहेंगे कि पतिदेव तुम्हारी वजह से मैं पढ़ लिख नहीं पाई, 18 की थी तभी तुम मुझे उठा लाए और 19 की थी तो बच्चा कर दिया, तो तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी रह गई हूं, तो अब तुम मुझे ढो, तुमने ये सब कराया ना, तो अब तुम मुझे ढो। और आचार्य जी ने बता दिया कि ये घर का काम तो ऐसा ही होता है, तो वो भी नहीं करूंगी अब। नहीं, ठीक है, एक सीमा तक पता होना चाहिए कि जो काम हुआ उसका कारण क्या है। किसी का दोष पता भी चल जाए तो हो गया, पता चल गया, अब आगे तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। पतिदेव ने नहीं पढ़ाया तो खुद पढ़िए। गीता का संदेश संघर्ष का है, दोषारोपण का नहीं है। पिता ने नौकरी नहीं करवाई तो अब बाहर निकलिए, करिए। और नौकरी से मेरा अर्थ मात्र ये नहीं होता कि पैसा खुद कमाने लगो, हालांकि वो भी जरूरी है। नौकरी से मेरा अर्थ होता है जीवन को कुछ तो तुम अच्छा उद्देश्य दो। फालतू की नौकरी करने के लिए भी नहीं कह रहा हूं कि जाके बूचड़ खाने में नौकरी कर ली। लड़िए, जिंदगी से भागिए मत दूसरे पर दोष डाल डाल करके कि ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। और हो सकता है आप झूठ ना बोल रही हो, बिल्कुल हो सकता है कि आपके पति जिम्मेदार हो, पिता जिम्मेदार हो, भाई जिम्मेदार हो, परंपरा जिम्मेदार हो, समाज जिम्मेदार हो, ये सब जिम्मेदार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने आपका नुकसान किया है, एकदम हो सकता है, लेकिन इनको दोष देते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब अपनी जिंदगी अपने हाथों में लीजिए, परिपक्व होने के नाते अपनी जिम्मेदारी संभालिए, पहचानिए। आमतौर पर दूसरे पर दोष लगाया भी जाता है मुआवजे की मांग पे। कोई किसी को बहुत बोले ना कि तुम जिम्मेदार, तुम में जिम्मेदार, उसको ऐसे सुनो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। भीतर ही भीतर ये जो मांग आ जाती है मुआवजा उगाहने की, इस मांग को छोड़िए। गरिमा, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होते हैं। मुआवजे की जिंदगी जियोगे तो आत्मसम्मान खो बैठोगे। बुरा लग रहा है? यही है, पुरुष है ना। आज इसके असली रंग सामने आ ही गए। हम्म आज आचार्य जी नहीं, एक पुरुष बोल रहा है। भेड़ की खाल में भेड़िया आ ही गया सामने, और वो भी एक ब्राह्मण पुरुष। तुम ही लोगों की बनाई मनुवादी व्यवस्था थी जिसने स्त्रियों का सदा दमन करा। अरे क्या, हो ही नहीं सकता कि ये मन में ना आए। तो क्या करना है? जिंदगी भर बस दूसरों पे इल्जाम डालते रहना है और कहना है तुमने मेरा बहुत बुरा करा है, चलो मुआवजा दो, मुआवजा दो, यही करना है? इसमें कोई गरिमा है? ये आपको बहुत भीतर से खोखला बना देगी चीज। हम्म और भूलिएगा नहीं, स्ट्रांग होने का मतलब आक्रामक होना नहीं होता। आपको निश्चित रूप से एक मजबूत मनुष्य होना है, पर मजबूती इसमें नहीं है कि अरे बहुत तेज तर्रार है, बच के चलना, पलक झपकते रैप्टा मारती है। ये कौन सी मजबूती है भाई? आक्रामकता तो डर
को इंगित करती है। जो जितना डरा हुआ होता है वो बाहर से उतना ज्यादा तेज तर्रार बनने की कोशिश करता है। मैडम जी बहुत मॉडर्न है, क्या है वो फेमिनिस्ट वगैरह है, किसी की नहीं सुनती। जो किसी की ना सुने वो कोई अच्छा आदमी है? बोलो। जो किसी की नहीं सुनता फिर वो गीता की भी कैसे सुनेगा? आधुनिकता का मतलब ये नहीं है किसी की नहीं सुनना, आधुनिकता का मतलब है विवेक। पता होना चाहिए किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, अगर मैं एक बेहतर इंसान बनी हूं तो मैं कहूंगी क्षमा, जाओ जाओ। मैं अपनी ऊर्जा इन ख्यालों में नहीं जला सकती कि बदला कैसे लूं, और न ही लगातार ग्लानि में जल सकती हूं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। क्षमा, जाओ। मुझे मेरी जिंदगी देखने दो, मुझे आज जीने दो, मुझे समझने दो मुझे आज क्या करना है। मुझे हिसाब बराबर नहीं करना है, मुझे एक नया हिसाब तैयार करना है ना? तो एक नया हिसाब तैयार करिए। आप लोगों की वजह से मुझ पर लांछन लगने लगे हैं। कह रहे हैं कि ये अब जो कई कई हजार ये सब महिलाएं आपके साथ, आपने ही बिगाड़ा है। और ये अभी कल की ही बात है, शाम को एक अपरिचित महिला थी, उन्होंने आकर कहा, बोले ये है वो है, मैं बहुत बहुत सुनती हूँ आपको, ऐसा है। फिर अपनी सोसाइटी का बताया कि आज सुबह ही प्रसूति के समय एक महिला की मृत्यु हो गई। बोली उसी वक्त मुझे याद आया जो आपने कहा था कि ये जो पूरा फंक्शन होता है बर्थ का, ये क्यों जरूरी है कि स्त्री के शरीर के भीतर ही केंद्रित रहे। हम्म। जब इसमें इतना खतरा होता और इसमें इतने तरीके के शारीरिक बर्डन आ जाते हैं। बोली मुझे वो सब याद आ रहा था, तो धन्यवाद वगैरह दिया, ये सब करा। फिर बोलती हैं लेकिन एक बात बोलनी है। का क्या? बोलेंगे डांटा करिए। कहा जो डांटने लायक होगा उसे डांट भी देंगे। अब मैं सबको एक जैसा तो नहीं सोच सकता कि सब महिला है तो माने सब महिलाएं एक जैसी हो गई। कोई कोई सब अलग अलग होते हैं, जहां जरूरत होगी वहां कुछ बोल भी दूंगा। अब आपने आज सवाल ऐसा पूछ लिया कि जरूरत आ गई तो बोल दिया। हम्म? अरे यार, जो काम एक अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता, जो काम इस लायक नहीं है कि एक अच्छा इंसान उसे करे, कोई महिला वो काम करेगी तो वो काम अच्छा हो जाएगा? बोलो ना। पर हम सोचते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है, हम सोचते हैं कि मैं महिला हूं तो मुझे कुछ खास अधिकार है। ऐसे नहीं। मैं ऐसा कर सकती हूं। और पुरुषों ने भी, जिन्होंने, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए ज्यादा संघर्ष पुरुषों ने ही करा है। बेटी के लिए अक्सर मां से ज्यादा बाप करके दिखाता है। जहां होता है कुछ, जहां नहीं होता हो तो कुछ नहीं होता। पर मां से ज्यादा कई बार बाप सोचता है कि बेटी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसमें यह हो जाता है कई बार कि घर में बेटी है और बेटा है, तो बाप बेटी का बहुत पक्ष लेना शुरू कर देता है। वो तो इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके लिए खतरे कितने बड़े बड़े हैं। तो इस कारण वो बेटी को थोड़ा ज्यादा लाड़ दे देता है। पर बिटिया बिगड़ सकती है। तो इसलिए नहीं है कि फिर वो, हम्म, रोल रिवर्सल कर ले कि पहले मुझे गुंडों ने परेशान करा था तो अब मैं गुंडी बन जाऊंगी। कुछ समझ में आ रही है बात? भला इंसान बनिए, स्त्री पुरुष पीछे छोड़िए।
हम्म। आचार्य जी प्रणाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि कठोरता, डर और बदलाव, ये तीनों जैसे एक साथ ही चलते हैं कि जब बदलाव की बात आती है तो महिलाएं बहुत जल्दी बदलाव स्वीकार कर लेती। बचपन से ही अगर देखा जाए तो बच्ची ही रहती है वो, और अगर उसको भाई की जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी आती है, वो अपना बचपन छोड़ के और जल्दी से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। बड़े होने पे तो कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते ही रहते हैं, तो स्वीकार करती ही जाती है। उम्र की कोई सीमा नहीं रहती, हर पल कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते रहते हैं। लेकिन यहीं जब बदलाव पुरुष को करना होता है, तो वो इतनी कठोर उनकी मेंटालिटी क्यों रहती है कि वो कोई अच्छा अगर बदलाव है तो वो भी वो नहीं करना चाहते हैं। कहीं कोई अच्छी राह है, अच्छा कुछ उन्हें करना है जीवन में, तो वो नहीं करना चाहते हैं। तो एक कौन सा डर रहता है उनको, वो बात समझ नहीं आती है मुझे। ये तो बहुत आपने जनरलाइज कर दिया। लेकिन हाँ, महिलाओं को जिस तरह के बदलाव स्वीकार करने पड़ते हैं वो हम समझ पा रहे हैं, वो हम समझ पा रहे हैं। पुरुष भी बदलाव स्वीकार करते हैं, पर वो दूसरे तरह के बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए, पुरुष देश बदलना स्वीकार कर लेगा। पुरुष कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं पंजाब हरियाणा का था, मैं जा रहा हूँ, मैं अब कनाडा में रहूंगा क्योंकि वहां मेरे लिए बेहतर भविष्य है। वो स्वीकार कर लेता है। पर ये बात कम से कम उसने अपने निर्णय से करी होती है, भले ही उसका निर्णय उसकी अपनी कामना से आ रहा हो। वो देश बदल लेता है, वहां उसकी अपनी कामना होती है। लड़की को बचपन से ही पता होता है उसे घर बदलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है जो उसकी जिंदगी में आता है, कि उसको उखाड़ करके, अब उसके घर से उखाड़ के उसे दूसरी जगह पर फेंक दिया, ये आता है। तो ये जो बदलाव स्वीकार करने वाली बात है, ये आवश्यक रूप से कोई अच्छी बात नहीं है कि लड़कियां बदलाव स्वीकार कर लेती हैं। इसमें से आधी तो मरता क्या ना करता वाली बात है। नहीं स्वीकार करोगी तो क्या होगा? तुम्हें कहा जा रहा है कि घर छोड़ दो, विदाई हो गई, जाओ उधर। नहीं जाओगी तो माँ बाप ही निकाल देंगे। इसमें आपके पास विकल्प थोड़ी है कि मुझे बदलाव नहीं स्वीकार करना है। बेटी है, दो तीन बेटियां कर ली थी बेटे की चाहत में, अब वो पैदा हुआ है तो वो राजकुमार है। वो राजकुमार है तो तीनों बहनें मिलके उसको पालें, और जरा सी भी उसकी रोने की आवाज आ गई तो तीनों बहनें थप्पड़ खाएंगी। अब ये तुम स्वीकार नहीं करोगी तो क्या करोगी? थप्पड़ खाओगी। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं बड़े प्रेम से और बड़ी स्वेच्छा से बदलाव स्वीकार करती हैं। मजबूरी है, मजबूरी में स्वीकार करती हैं। महिलाएं मजबूरी में स्वीकार करती हैं, पुरुष कामना में स्वीकार करते हैं। जो सालों से जो चला आ रहा है उनके साथ टॉर्चर, तो उसी चीज़ को लेके वो शायद सोचती कि चलो ये कुछ चेंज हो जाएगा तो शायद मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी। शायद वो बेहतरी के लिए स्वीकार कर लेती हो। बेहतरी के लिए क्या स्वीकार करती हैं? बेहतरी अपनी चाहने के लिए भीतर अपनी सत्ता होनी चाहिए ना, तब मैं अपनी बेहतरी चाहूंगी। उनके भीतर उनकी सत्ता, उनकी एजेंसी होती ही बड़ी अविकसित है। महिलाएं तो ज्यादातर ऐसी ही होती हैं बस, कि हमारे देश का हाल, पेड़ का पत्ता, किसी पेड़ पर लगा, हवा यहां बहा ले गई, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, जाके पानी में पड़ गया, पानी कहीं ले गया, वहां से मिट्टी पर पड़ गया, वहां से कुछ और हो गया। पति के यहाँ चली गई, पति ने कहा कि नहीं मुझे विदेश में मिल रहा है, तो विदेश भी चली गई। अपना क्या है? अपना क्या है? उसकी अपनी जिंदगी, अपनी हस्ती तो होती नहीं है ना। तो बदलाव स्वीकार कर लेना, मैं तो कह रहा हूं कुछ भीतर बदलना चाहिए ना। बाहर का बदलाव आप स्वीकार कर रहे हो क्योंकि भीतर से तो आप अभी दास ही बने हुए हो। और बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आपको बोला गया आप यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, जहां जाने को बोला गया आप चले गए। और पुरुष अपनी कामनाओं का दास है, महिला अपनी परिस्थितियों की दास है, पुरुष अपनी कामनाओं का दास है, बहुत मोटे तौर पर। इसके बहुत बहुत अपवाद भी होते हैं, मोटे तौर पर। तो कुछ बदल थोड़ी रहा है।
भीतर की जो गुलामी है, जो दासता है, वो तो वैसी की वैसी है। सारे बदलाव बाहर हो रहे हैं, बस सारे बदलाव बाहर हो रहे हैं। क्या भीतर क्या बदला है? तो ये आप जो कह रहे हैं लड़कियां बदलाव स्वीकार कर लेती हैं, कोई बदलाव हो नहीं रहा है। मैं नौकर हूं, कल मुझे बोला गया जाओ चवन्नी मार्केट फलानी चीजें लेकर के आओ। आज कहा गया नहीं, रास्ता बदलो, तुम उधर जाओ ठन्नी मार्केट, वहां से चीजें लेकर के आओ। चवन्नी का ठन्नी हो गया, दाएं का बाएं हो गया, पर क्या सचमुच बदला कुछ? क्या नहीं बदला। मैं कल भी गुलाम थी, मैं आज भी गुलाम हूं, तो कुछ नहीं बदला। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। आज इस नौकरी में थे, कल उस नौकरी में जा रहे हैं। घर की महिला बहुत नहीं जम रही तो बाहर भी कहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाहर चीजें बदल रही हैं, शहर बदल रहा है, नौकरी बदल रही है, ये वो 50 चीजें बदल रही हैं, भीतर तो कुछ नहीं बदला ना। बाहर के बदलाव भ्रामक होते हैं, बाहरी बदलावों से